हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे डीएसएसबी डोमेस्टिक साइंस का 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। आज हम इसके 50 क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि डीएसएसबी में आपके नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 0.25 की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने चाहिए, ठीक से आप लोग अटेम्प्ट करेगा। आज की क्लास में आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आपसे टेक्सटाइल, ये है शब्द लैटिन भाषा के इस शब्द से लिया गया है, यानी कि द वर्ड टेक्सटाइल्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका फाइबर, सेकंड ऑप्शन है फैब्रिक, थर्ड ऑप्शन है आपका क्लोथ एंड लास्ट ऑप्शन है आपका वूवन। तो राइट आंसर बताना है आपको कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो आपका टेक्सटाइल है तो यह वर्ड आपके लैटिन भाषा के लिया गया है आपके फाइबर शब्द से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इस क्वेश्चन में पूछा है रेशा तंतु को इसमें मापा जाता है, ये आपका ये हो जाएगा इसमें मापा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये था इसमें मापा जाता है। तो आपको ये बताना है कि जो रेशा तंतु है ना उसको किस में मेजरमेंट किया जाएगा, यानी कि द स्टेपल फाइबर इज मेजर्ड इन। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंच, सेकंड ऑप्शन है आपका सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका नन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आपके स्टेपल फाइबर होते हैं उनको इंच और सेंटीमीटर दोनों में मापा जा सकता है। जो आपके छोटे तंतु होते हैं यानी कि जो स्मॉल फाइबर होते हैं उसको हम स्टेपल फाइबर बोलते हैं, और जो आपके बड़े तंतु होते हैं उनको हम फिलामेंट फाइबर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, यह डैश प्रक्रिया है जिसमें तंतु को तागा या धागा बनाया जाता है। क्या है, आपको ये बताना है वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें तंतु से धागा बनाया जाता है, यानी कि डैश इज ए प्रोसेस ऑफ मेलिंग फाइबर मेंसुरेशन इनटू यार्न और थ्रेड। ऑप्शन दिए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कताई यानी कि स्पिनिंग, सेकंड ऑप्शन है आपका उटाई यानी कि गिनिंग, थर्ड ऑप्शन है आपका बुनाई यानी कि वीविंग, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका सिलाई यानी कि स्टिचिंग। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्पिनिंग। क्या हो जाएगा आपका स्पिनिंग, यानी कि कताई आपका राइट आंसर हो जाएगा। कताई के प्रोसेस में क्या होता है कि रेशे को ऐंठन दी जाती है यानी कि ट्विस्ट दिया जाता है। और जो गिनिंग होती है तो गिनिंग का अर्थ होता है कपास से बीज को अलग करना। कपास में छोटे छोटे ब्लैक कलर के बीज होते हैं उनको रेशे से अलग करना, यह गिनिंग का प्रोसेस कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे डैश यह तंतु की संपीड़न के बाद अपने मूल आकार में आने की क्षमता है, यानी कि डैश इज द एबिलिटी ऑफ ए फाइबर टू स्प्रिंग बैक टू रिटर्न टू ओरिजिनल शेप आफ्टर कंप्रेशन। ऑप्शन दिए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें अवशोषकता यानी कि एब्जॉर्बेंसी, सेकंड ऑप्शन है आपका लचीलापन यानी कि रेजिलेंसी, थर्ड ऑप्शन है आपका प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका चमक यानी कि लस्टर। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा रेजिलेंसी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग क्वेश्चन में देख लीजिए, सेम मैंने वैसे ही ऑप्शन लिए हुए हैं जैसे कि आपके एग्जाम में दिए हुए हैं। तो इंग्लिश में है तो आपका रेजिलेंसी सही हो जाएगा। यही आपका हिंदी में जो हो जाएगा तो हिंदी में आपका प्रत्यास्थता सही हो जाएगा। ठीक है, आपका इंग्लिश के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी राइट आंसर है और आपका हिंदी के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये आपके जो आपका आयोग का पेपर था उसमें भी सेम ऐसे ही ऑप्शन दिए हुए थे, इसलिए मैंने भी सेम वैसे ही ऑप्शन डाले। इस कंडीशन में होता क्या है, दिया होता है आपके जब एग्जाम होता है उसमें कि अगर कोई भी गलती पाई जाती है, कोई भी पेपर में मिस्टेक होती है, तो जो इंग्लिश वाला वर्जन होता है ना वो उसका राइट आंसर माना जाता है। तो जिन्होंने इंग्लिश में पेपर दिया होगा उन्होंने बी ऑप्शन को सही माना होगा,
जिन्होंने हिंदी में एग्जाम दिया होगा उसको सी ऑप्शन उन लोगों ने राइट आंसर माना होगा, पर इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि रेजिलेंसी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अगर हम रेशे को दबा रहे हैं तो वापस अपनी शेप में पुनः आ जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता यानी कि रेजिलेंसी कहते हैं। एब्जॉर्बेंसी होती है आपकी कि फाइबर में किसी भी कपड़े में जल को ऑब्जॉर्ब करने की कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर, कितनी मात्रा में जल को अवशोषित कर सकता है। इसी तरह अगर हम इलास्टिसिटी को देखें यानी कि लोचमयता, तो इसमें ये हो जाता है अगर हम किसी रेशे को खींच रहे हैं यानी कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट से खींच रहे हैं तो कितना खींच सकता है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, ये कहलाता है इलास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन में, तंतु की डैश विशेषता जैव स्वभाव की है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी आर बायोलॉजिकल इन नेचर ऑफ ए फाइबर। ऑप्शन दिए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका फफूंद से प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ मिल्ड्यू। सेकंड ऑप्शन है आपका कीट से प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट। थर्ड ऑप्शन है आपका सूर्य प्रकाश से प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस टू सनलाइट। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ऊपरी सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। यानी कि तंतु की जो विशेषता होती है ना, यानी कि जो प्रॉपर्टी की जो बायोलॉजिकल नेचर, बायोलॉजिकल क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो फफूंद से प्रतिरोध भी होती है, कीट से प्रतिरोध भी होती है और रेजिस्टेंस टू सनलाइट भी होती है। तो इसके तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा निर्मित सभी तंतु फिलामेंट तंतु होते हैं यानी कि ऑल मैन मेड फाइबर आर फिलामेंट फाइबर। ऑप्शन दिए हैं सही, फर्स्ट ऑप्शन है आपका सही यानी कि ट्रू, सेकंड ऑप्शन है गलत यानी कि फॉल्स, थर्ड ऑप्शन है आपका असंगत एंड लास्ट ऑप्शन है आपका असंबंधित। तो इसमें जो स्टेटमेंट है तो ये आपका स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो आपका मनुष्य द्वारा यानी कि जो मैनमेड फाइबर होते हैं वो आपके फिलामेंट तंतु होते हैं, फिलामेंट फाइबर होते हैं, और जो भी आपके नेचुरल फाइबर होते हैं वो आपके स्टेपल फाइबर होते हैं, केवल सिल्क को छोड़ के। ठीक है, सिल्क आपका फिलामेंट में चला जाता है, सिल्क के अलावा जितने भी आपके नेचुरल फाइबर होते हैं वो आपके किस में जाते हैं, स्टेपल फाइबर में जाते हैं, और जितने भी आपके मैनमेड फाइबर होते हैं वो आपके फिलामेंट फाइबर की कैटेगरी में जाते हैं। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन में पूछा है आपसे, एकमात्र नैसर्गिक खनिज तंतु है यानी कि द ओनली नेचुरल मिनरल फाइबर। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एस्बेस्टोस, सेकंड है आपका अल्पका, थर्ड ऑप्शन है नायलॉन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका पॉलिएस्टर। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्बेस्टोस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एस्बेस्टोस। जो आपका अल्पका होता है ये आपका एक नेचुरल फाइबर होता है, और जो एस्बेस्टोस है ये आपका नेचुरल फाइबर होता है। कैसा फाइबर होता है? नेचुरल मिनरल फाइबर के अंतर्गत ही आता है। और जो आपका नायलॉन और पॉलिएस्टर आता है ये आपका एक सिंथेटिक यानी कि मैनमेड फाइबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है, ऊन के प्रोटीन को कहते हैं यानी कि द प्रोटीन ऑफ वूल इज नॉन एज, यानी कि ऊन के प्रोटीन को हम किस नाम से जानेंगे? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन है आपका कैरोटीन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कैरोटीन। जो एनिमल में प्रोटीन पाया जाता है उसको हम कैरोटीन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कैराटिन किस में मिलता है? कैराटिन हमारे बालों में भी मिलता है। जैसे आप लोग जो शैम्पू वगैरह खरीदते हो ना, इसमें दिया होता है कैराटिन, मतलब उसमें मिक्स होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा शैम्पू वगैरह के एड में। इसी तरह जो आपके नेल्स होते हैं इसमें भी कैराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, तंतु के लिए कोया से निर्मिति को कहते हैं। ये आपका कोबा नहीं था, ये आपका कोया है। क्या है? कोया। तो तंतु के लिए कोया से निर्मिति को क्या कहते हैं? यानी कि द प्रोडक्शन ऑफ कोकून्स फॉर देयर फिलामेंट इज कॉल्ड।
ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, सेकंड ऑप्शन है आपका टिश्यू पालन यानी कि टिश्यू कल्चर, थर्ड ऑप्शन है कृमि पालन एंड वर्मी कल्चर, लास्ट ऑप्शन है आपका कोसीट पालन यानी कि रेशम उत्पादन जिसको हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि सेरीकल्चर यानी कि रेशम उत्पादन के नाम से हम इसको जानते हैं। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, इस जाति के पतंगे से उत्कृष्ट श्रेणी का कच्चा रेशम उत्पन्न होता है यानी कि द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ रॉ सिल्क वॉज प्रोडक्ट बाय ए स्पाइसेस ऑफ मोथ। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बॉम्बैक्स मॉरी, सेकंड ऑप्शन है फेब्रोन, थर्ड ऑप्शन है सिरोन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका मिडो। तो इसमें राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपका अच्छी क्वालिटी का यानी कि फाइनेस्ट क्वालिटी का सिल्क मिलता है वो आपका बॉम्बैक्स मॉरी, किससे? बॉम्बैक्स मॉरी के कीट से मिलता है। ये कीट क्या करता है? आपके सहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है, या सहतूत की पत्तियों को खाता है। इससे आपको फाइनेस्ट क्वालिटी यानी कि अच्छी क्वालिटी का रेशम आपको मिलता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगले क्वेश्चन में आपका सन 1924 के पूर्व को कृत्रिम रेशम कहते हैं थे यानी कि बिफोर 1924 डैश वॉज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क यानी कि आपको ये बताना है कि हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से किसको जानते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका नायलॉन, सेकंड ऑप्शन है रेयॉन, थर्ड ऑप्शन है पॉलिएस्टर एंड लास्ट ऑप्शन है आपका एसीटेट। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेयॉन। तो ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा यानी कि रेयॉन आपका क्या है? रेयॉन को हम किस नाम से जानते हैं? कृत्रिम रेशम यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से हम रेयॉन को जानते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होकर आ चुका है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्या कि आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से रेयॉन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे, पहले निर्मित नायलॉन को नायलॉन कहते हैं यानी कि जो सबसे पहले यानी कि फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड नायलॉन इज रेफर्ड टू एज नायलॉन यानी कि जो सबसे पहले आपका नायलॉन बना था उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 6-6 नायलॉन, इधर आपका क्या आ जाएगा? 5 नहीं होगा, इधर ये आपका 6 आ जाएगा। क्या है? 6-6 नायलॉन। सेकेंड ऑप्शन है आपका 7-7 नायलॉन, थर्ड ऑप्शन है आपका 5 एंड 8 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 9-9 या 8-6। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन इधर आपका 5 था। क्या है? 5-8। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपको वो बताना है कि इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जो सबसे पहले निर्मित नायलॉन था उसको हम नायलॉन 6-6 के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नायलॉन को हम मैजिकल फाइबर के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसको? नायलॉन को हम मैजिकल फाइबर यानी कि जादुई रेशे के नाम से भी जानते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, जो आर्टिफिशियल सिल्क है वो है आपका रेयॉन और नायलॉन क्या है? आपका मैजिकल फाइबर है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे, ये भी एक स्टेटमेंट है आपका। पूछा हुआ है, मजबूत तंतु के बहुलक लंबे होते हैं और कमजोर तंतु के बहुलक लघु होते हैं यानी कि ए स्ट्रॉन्ग लिम्बर हैज लॉन्ग पॉलीमर एंड वीक फाइबर हैज शॉर्ट पॉलीमर। इधर आपका ये फाइबर है। ए स्ट्रॉन्ग फाइबर हैज लॉन्ग पॉलीमर एंड वीक फाइबर हैज शॉर्ट पॉलीमर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। मतलब ये जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है यानी कि सत्य है, या असत्य है, या फॉल्स है, या आपका असंबंधित नहीं है यानी कि आपका क्या है? नॉट रिलेटेड है, या आपका असंगत है। तो इसमें ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये आपका ट्रू है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या होता है, जो आपके स्ट्रॉन्ग फाइबर होते हैं ना उनके पॉलीमर्स कैसे होते हैं? लॉन्ग पॉलीमर्स होते हैं और वीक फाइबर के शॉर्ट पॉलीमर्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है, सिल्वर यह शब्द सूत की रचना में आता है यानी कि द वर्ड सिल्वर कम्स इन यार्न कंस्ट्रक्शन ऑफ। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लिनन,
सेकंड ऑप्शन है वूल यानी कि ऊन, थर्ड ऑप्शन है सिल्क यानी कि रेशम, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कॉटन यानी कि सूती कपड़ा। तो जो आपका सिल्वर ये है वर्ड होता है ना, ये किसकी सूत की रचना में आता है, तो किसकी कॉटन की रचना में आता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जो आपका ये सिल्वर है ना, इधर मैं इसका बता देती हूँ, जो आपका ये सिल्वर वर्ड है ना, इसमें क्या होता है सिल्वर में कि इसमें लूज, सॉफ्ट और अनट्विस्टेड धागे होते हैं ये, और इसमें एक समान मोटाई पाई जाती है, यानी कि जो इसकी क्या मोटाई पाई जाएगी ना, वो एकदम इक्वल पाई जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कहीं पे कम मोटाई है कहीं पे ज्यादा हो, बल्कि समान इक्वल मोटाई पाई जाती है। और ये कैसे होते हैं, लूज होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, अनट्विस्टेड धागे होते हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे विस्कोस रेयन को डैश से बनते हैं, यानी कि विस्कोस रेयन इज मेड बाय डैश स्पिनिंग। ऑप्शन दिए हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कताई यानी कि स्पिनिंग, सेकंड ऑप्शन है आपका आर्द्र कताई यानी कि वेट स्पिनिंग, थर्ड ऑप्शन है शुष्क कताई यानी कि ड्राई स्पिनिंग, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो जो आपका विस्कोस रेयन होगा ना, तो विस्कोस रेयन आपका किससे बनता है, आपकी आर्द्र कताई, किससे, आर्द्र कताई यानी कि वेट स्पिनिंग से आपका बनता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी मैकेनिकल स्पिनिंग, एक होती है केमिकल स्पिनिंग। मैकेनिकल स्पिनिंग में आपके नेचुरल फाइबर में इस्तेमाल की जाती है, और जो आपकी केमिकल स्पिनिंग होती है वो आपके सिंथेटिक फाइबर पर इस्तेमाल की जाती है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे एसपीआई है, यानी कि एसपीआई स्टैंड फॉर, आपको एसपीआई की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्टिच पर मीटर, सेकंड ऑप्शन है स्टिचेस पर इमेज, थर्ड ऑप्शन है स्टिचेस पर इंच, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका नन। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपको वो बताना है। तो जो एसपीआई है, एसपीआई की फुल फॉर्म होती है आपके स्टिचेस पर इंच, क्या हो जाएगी स्टिचेस पर इंच। ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है आपसे जो सल्यूट होता है यानी कि पार्श्व रूपरेखा, यह शब्द क्या दर्शाता है, यानी कि द टर्म्स ऑफ सल्यूट इज। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ग्रेन लाइन, सेकंड ऑप्शन है किसी कपड़े का बाहरी आकार यानी कि आउटर शेप ऑफ एनी गारमेंट, थर्ड ऑप्शन है आपका कपड़े का अंदरूनी आकार यानी कि इनर शेप ऑफ गारमेंट, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका अतिरिक्त बड़ा यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज। तो जो आपके सिल्यूट वर्ड यूज किया जाता है ना, ये किया जाता है किसी भी कपड़े के आउटर शेप ऑफ एनी गारमेंट, किसके लिए, आउटर शेप ऑफ एनी गारमेंट, यानी कि जो कपड़े के आपके बाहरी आकार है, जो आउटर शेप है, उसके लिए किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम सेल्यूटे वर्ड का यूज करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका किसी ऊपरी तल के स्पर्श और दिखावट को कहते हैं, यानी कि फील एंड अपीयरेंस ऑफ एनी सरफेसेस। ऑप्शन दिए पोथ यानी कि टेक्सचर, सेकंड ऑप्शन है आपका आकार यानी कि शेप, थर्ड ऑप्शन है रंग यानी कि कलर, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका लाइन। तो इसमें किसी ऊपरी यानी कि अगर हम किसी चीज को ऊपर से देखने में फील कर सकते हैं, उसके सरफेस को देख सकते हैं कि वो कैसा है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका टेक्सचर। क्या कहलाएगा आपका टेक्सचर कहलाता है, यानी कि पोत। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछा है आपसे डैश अधिकांश उपयोग में आने वाला व्यंजक यानी कि ब्लीच कौन सा है, यानी कि द मोस्ट वाइडली यूज ब्लीचेस आर। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्लोरीन व्यंजक, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड व्यंजक, थर्ड ऑप्शन है बोथ यानी कि दोनों, एंड लास्ट ऑप्शन है ऊपर में से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो आपका यूज होता है यानी कि बहुत ज्यादा जो ब्लीच यूज में होता है वो आपका क्लोरीन भी होता है और आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीच भी होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बोथ। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इससे अब आपको आइडिया लग जा रहा होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन में पूछा है पटोला यह शब्द संबंधित है, यानी कि पटोला बिलोंग्स टू। ऑप्शन दिया हुआ है बंगाल से,
या दक्षिण भारत से यानी कि साउथ इंडिया से, या आपका बनारस से, या गुजरात से। तो जो आपका पटोला है ना, पटोला आपका गुजरात से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पटोला की जो बुनी हुई साड़ियां होती है ना, ये बहुत फेमस होती हैं, ठीक है। किसकी, पटोला की बुना हुआ साड़ियां ज्यादा फेमस होती हैं। तो पटोला कहाँ से संबंधित है, पटोला आपके गुजरात से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अलाइन वेयर कॉलर इज जॉइंट टू नेक, यानी कि गले से कॉलर को जोड़ने वाली लाइन कौन सी है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रॉल लाइन, या कॉलर लाइन, या नेक लाइन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो गले से कॉलर को जोड़ने वाली लाइन है वो आपकी कहलाएगी नेक लाइन। क्या कहलाएगी, नेक लाइन कहलाएगी, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है टाके में नहीं होता, यानी कि अ स्टिच डज नॉट हैव, साइज नहीं होता यानी कि आकार नहीं होता, टेंशन नहीं होता या तनाव नहीं होता, डेप्थ नहीं होती कि मतलब गहराई नहीं होती, या कंसिस्टेंसी नहीं होती यानी कि संगति नहीं होती। तो आपके टाके में क्या होता है, आपके टाके में साइज भी होता है, और टेंशन यानी कि गहराई भी, टेंशन होती है यानी कि तनाव भी होता है, और आपके कंसिस्टेंसी भी होता है। क्या नहीं होता है, तो आपके डेप्थ नहीं होती यानी कि टाके की कोई गहराई नहीं होती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे नहीं ही पूछा था। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉटन रेशम अविरंजित रेशम होता है, यानी कि कॉटन सिल्क इज एन अनब्लीच्ड सिल्क। स्टेटमेंट है ये आपका। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है, गलत है, असंबंधित है या असंगत है, आपको ये बताना है। तो जो आपका ये स्टेटमेंट है ना, कौन सा, कॉटन सिल्क एंड अनब्लीच्ड सिल्क, तो ये आपका एब्सर्ड है यानी कि असंगत है। तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, असंगत का मतलब ये हो गया एब्सर्ड का, कि इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, पहले भोजन के चयन में प्रमुख गाइड होता है था, यानी कि चीफ गाइड इन द सिलेक्शन ऑफ फूड इन द पास्टेज। ऑप्शन दिया हुआ है कस्टम यानी कि रिवाज, सेकंड ऑप्शन है आपका हैबिट यानी कि आदत, थर्ड ऑप्शन है आपका भूख यानी कि एपिटाइट, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ऑल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो जो चीफ गाइड इन द सिलेक्शन, तो हम जब फूड का सिलेक्शन करते हैं तो हम उसमें रिवाज यानी कि कस्टम भी देखते हैं, आदत यानी कि हैबिट को भी देखेंगे, और भूख को भी देखते हैं यानी कि एपेटाइट को। तो हम जब तीनों चीज को देखेंगे तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे, शरीर में कैरोटीन का विटामिन ए में परिवर्तन होता है, यानी कि कैरोटीन इन द बॉडी चेंजेस इनटू विटामिन ए इन द। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, सेकंड ऑप्शन है आपका यकृत यानी कि लीवर, थर्ड ऑप्शन है आपका पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका आंत यानी कि इंस्टेटाइन। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो जो आपका मतलब शरीर में कैरोटीन का विटामिन ए का परिवर्तन होता है ना, वो होता है किसमें, कहाँ होता है, किस ऑर्गन में होता है, वो होता है आपके लीवर में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछा है आपसे, यह लौ से मिलने से शरीर में हीमोग्लोबिन निर्मित होता है, यानी कि दिस कंबाइंस विद आयरन टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन इन द बॉडी। ठीक है, यानी कि किसके, लोहे से शरीर में मिलने से हीमोग्लोबिन निर्मित होता है, किसके मिलने से। ठीक है, यानी कि लोहा, आयरन मिलेगा, और क्या मिलेगा ये आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जिंक यानी कि जस्ता, सेकंड ऑप्शन है आपका सल्फर यानी कि, थर्ड ऑप्शन है आपका सोडियम, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका तांबा यानी कि कॉपर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉपर यानी कि तांबा। तो ऑप्शन डी क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन आपका मिलकर बनता है किससे, प्रोटीन और आयरन से। किससे, प्रोटीन और आयरन से आपका हीमोग्लोबिन मिलकर बनता है। और यह कैसा प्रोटीन होता है, यह संयुग्मित प्रोटीन होता है यानी कि कंजुगेटेड प्रोटीन होता है। तो आपको ध्यान रखना, और ये सारे आंसर्स में वही बता रही हूँ जो कि आपके आंसर की के अकॉर्डिंग है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे, दक्षिण में कन्नूर की खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला ने इस पर बहुत सारे प्रयोग किए हैं, यानी कि फूड रिसर्च लैब एट कन्नूर इन द साउथ कंडक्टेड लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन। तो जो दक्षिण भारत में कन्नूर में की खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला है, यानी कि क्या कौन सी फूड रिसर्च लैब है, तो इसने किस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मटर, यानी कि पीस पर किए हैं। सेकंड ऑप्शन है दाल, यानी कि पल्सेस पे किए हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका सोयाबीन, मतलब सोयाबीन पे किए। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका धान, यानी कि सीरियल्स पर किए हैं। तो जो आपके कन्नूर की खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि फूड रिसर्च लैब है, तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट सोयाबीन पर करे हैं। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। पूछा हुआ है ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन, यानी कि आपको ये बताना है कि ग्लाइकोजन जो है वो कहाँ संचित होता है, यानी कि कहाँ स्टोर होता है, कहाँ संग्रहित होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका यकृत और पेशी, यानी कि आपका लीवर एंड मसल्स। सेकंड ऑप्शन है गुर्दा और दांत, यानी कि किडनी और टीथ। थर्ड ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, यानी कि एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ऊपरी सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो आपका जो ग्लाइकोजन है, तो ग्लाइकोजन आपका स्टोर होता है लीवर एंड मसल्स में, यानी कि यकृत और पेशी में। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे ल्यूसिन होता है, यानी कि ल्यूसिन इज एन, ऑप्शन दिया हुआ है आवश्यक अमीनो अम्ल है, यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड है, या आपका अनावश्यक अमीनो अम्ल है, यानी कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, या आपका लिपिड है, या आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाए, तो जो आपका ल्यूसिन होता है ना, ल्यूसिन होता है आपका आवश्यक अमीनो अम्ल, क्या होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे फिनोडर्मा इसके अभाव से होने वाला रोग है, यानी कि फिनोडर्मा इज ए डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ, फिनोडर्मा किसकी कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका आवश्यक अमीनो अम्ल, यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड। सेकंड ऑप्शन है आपका आवश्यक चर्बीदार अम्ल, यानी कि एसेंशियल फैटी एसिड। थर्ड ऑप्शन है आपका विटामिन ई एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो जो आपका फिनोडर्मा नामक रोग होता है वो होता है आपका एसेंशियल फैटी एसिड, यानी कि आवश्यक चर्बीदार अम्ल की वजह से। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिनोडर्मा रोग को हम टोड स्किन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, फिनोडर्मा रोग को हम टोड स्किन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या हो जाते हैं, स्किन में ड्राइनेस हो जाती है, और जब आप पे कोहनी वाला पार्ट है ना, इसमें आपके दाने पड़ जाते हैं। अगर इन दानों पर आप खुजली करते हो तो व्हाइट व्हाइट कलर का पाउडर निकलता है, वही आपका फिनोडर्मा नामक रोग होता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका डीएसएसबी डोमेस्टिक साइंस के 2014 के एग्जाम में भी पूछा गया है, और आपके 2018 के एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे वसा घुलनशील विटामिन के उदाहरण है, यानी कि आपको ये बताना है, एग्जांपल्स बताने हैं फैट सॉल्युबल विटामिन के। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका राइबोफ्लेविन। सेकंड ऑप्शन है विटामिन सी। थर्ड ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन ए के एंड लास्ट ऑप्शन है आपका नाइसिन। तो जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, तो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं आपके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो होते हैं आपके विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो आप देख लीजिए, विटामिन मतलब इतना इजी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप ये मत समझिएगा कि डीएसएसबी का एग्जाम में तो एकदम भारी भरकम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका 2014 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें इजी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है वसा का सकल ऊर्जा मूल्य, यानी कि केसीएल पर ग्राम कितना है, यानी कि द ग्रॉस एनर्जी वैल्यू ऑफ फैट इन डैश केसीएल पर ग्राम। यानी कि आपको ये बताना है कि 1 ग्राम वसा आपको कितनी एनर्जी देता है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 9.01, सेकंड ऑप्शन है 9.02, थर्ड ऑप्शन है आपका 9.40 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 9.45।
तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 9.01। आपकी 1 ग्राम फैट क्या होती है, 1 ग्राम फैट से आपको 9.01 किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलती है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे बिटॉट के धब्बे, यानी कि बिटॉट स्पॉट इज द डेफिशिएंसी ऑफ, बिटॉट के धब्बे किसके अभाव से होते हैं, किसकी कमी से होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन डी, सेकंड है विटामिन सी, थर्ड है आपका विटामिन ए एंड लास्ट ऑप्शन है आपका विटामिन ए। तो जो आपका क्या बिटॉट स्पॉट होता है ना, ये आपके विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके आंखों की में धब्बे स्पॉट पड़ जाते हैं। ये स्पॉट आपके सर्कल भी हो सकते हैं और आपके ट्राइंगल फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ये सर्कल आपके मतलब जो आपके स्पॉट होते हैं ये वाइट कलर के होते हैं। तो ये आंखों से संबंधित रोग है, ये आपके विटामिन ए की कमी से पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, थायमीन के अभाव से इस नाम से रोग होता है, यानी कि जो थायमीन की कमी से जो रोग होता है ना उसको आपको बताना है, यानी कि थायमीन डेफिशिएंसी लीड्स टू ए डिसीज कैप्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका बेरीबेरी, सेकंड ऑप्शन है आपका पेलाग्रा जिसको हम चर्मग्राह के नाम से भी जानते हैं, थर्ड ऑप्शन है आपका रक्त छीड़ता यानी कि एनीमिया एंड लास्ट ऑप्शन है आपका स्कर्वी। तो जो आपका थायमीन की कमी से होने वाली डिसीज है वो हो जाती है आपकी बेरीबेरी। थायमीन को हम विटामिन B1 के नाम से भी जानते हैं, तो विटामिन B1 की कमी से हमारा बेरीबेरी रोग हो जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। आपसे ये पूछा है विटामिन सी का विपुल स्रोत है, यानी कि आपको रिच सोर्स बताना है किसका? विटामिन सी का। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका आंवला, सेकंड ऑप्शन है अमरूद यानी कि गुआवा, थर्ड ऑप्शन है आपका लाइम जूस यानी कि नींबू का रस एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ऊपरी सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, आप ऑल ऑफ द एबव नहीं लगा सकते हैं आंसर। क्यों नहीं लगा सकते हैं? इसका एक रीजन है, क्योंकि इसमें आपसे रिच सोर्स पूछा है। क्या पूछा है? रिच सोर्स। इसमें आंवला और नींबू का रस तो आ जाएगा पर आपका अमरूद नहीं आएगा। तो जो रिच सोर्स है ना, यानी कि जो इन तीनों में से सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है वो पाया जाता है आपके आंवला में। किसमें? आंवला में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे आगे पूछे जा सकते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, बंद गोभी और फूल गोभी में गाइट्रोजन होता है, यानी कि कैबेज एंड कॉलीफ्लावर कंटेन्स गैट्रोजेनेसिस। ये आपका एक स्टेटमेंट है, तो आपको ये बताना है ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, या आपका नॉट श्योर निश्चित नहीं है, या आपका या असंबंधित यानी कि नॉट रिलेटेड है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ना, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर कंटेन्स गाइट्रोजेनेसिस, ये आपका एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि एकदम सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये सब्सटेंस क्या होते हैं? ये सब्सटेंस क्या कार्य करते हैं? थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन को ठीक से प्रोड्यूस नहीं होने देते हैं, यानी कि थायराइड की फंक्शनिंग में रुकावट डालते हैं। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगले क्वेश्चन में आपका बीएमआर का पूरा स्वरूप है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ बीएमआर। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट, सेकंड ऑप्शन है बेसल मेटाबॉलिक रेट, थर्ड ऑप्शन है आपका बॉम्ब मीटर रेट एंड लास्ट ऑप्शन है आपका बिग मीटर रेट। तो आपको राइट आंसर बताना है कि आपके बीएमआर की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। तो जो बीएमआर की फुल फॉर्म होती है वो हो जाएगी आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। पूछा हुआ है क्वेश्चन में आपसे, वायु संविष्ट करने के लिए तेज गति से उठाकर पीटना को कहते हैं, यानी कि टू बीट विद ए रैपिड लिफ्टिंग मोशन टू इनकरप्ट एयर इज। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है चाबुक मारना यानी कि विप, सेकंड ऑप्शन है आपका मरगजा करना यानी कि मैश करना, थर्ड ऑप्शन है पीटना यानी कि बीट करना एंड लास्ट ऑप्शन है आपका बांधना यानी कि बाइंड करना। तो आप लोगों ने देखा होगा जो तेज गति से उठाकर मतलब एक सेम सिमिलरी किसमें सिमिलरी रोटेशन की फॉर्म में हम क्या कर देते हैं कि जैसे आप उसको पकौड़ी बनाते हो तो पकौड़ी बनाने के लिए बेसन को फेंटते हो ना, क्या करते हो? बेसन को फेंटते हो। क्यों? क्योंकि उसमें वायु जनरेट हो जाए, हवा का अच्छी तरीके से
समावेश उसमें हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विप के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही सेम प्रोसेस हम उसमें करते हैं क्रीम में। जो आपका केक होता है ना, केक के ऊपर जो क्रीम के फ्लावर वगैरह बनाए जाते हैं ना, सेम यही प्रोसेस उसमें भी किया जाता है कि इसमें वाइप मतलब उसमें एयर को जनरेट करने के लिए, एयर को ऐड करने के लिए क्या किया जाता है कि उसका जो मैटर होता है ना, उसको एक गति से उठाकर फिर उसको फेटा एक तरीके से समझ लीजिए कि फेटा जाता है, ठीक है। यही क्या कहलाता है, यही आपका विप कहलाता है। जो आपके केक के ऊपर की क्रीम होती है ना, वही कहलाता है आपका, जिससे फ्लावर वगैरह केक के ऊपर बनाए जाते हैं। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा आपसे, क्वथनांक के थोड़े से नीचे किस द्रव को खाद को डुबोने से होता है, यानी कि डैश इज डन बाय इमर्सिंग द फूड इज इन अ लिक्विड जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे कि जो आपका क्वथनांक यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट के ठीक नीचे यानी कि थोड़ा सा नीचे से किस द्रव को हम डुबो के खाना अपना बना सकते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। दोबारा बता देती हूँ, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता है 100। तो क्वेश्चन में ये पूछा है बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे कौन सा ऐसा वो है आपका खाने बनाने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस है जिससे हम खाना को बना सकते हैं, वो भी कैसा होना चाहिए, द्रव में डुबोकर। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें सिझाना है यानी कि स्टूइंग बोलते हैं इसको। सेकंड ऑप्शन है सिमरिंग यानी कि खदबदाना। थर्ड ऑप्शन है आपका स्टीमिंग यानी कि दम लेना। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका भूनना। क्या है, लास्ट ऑप्शन है आपका इसमें भूनना यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रिलिंग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सिमरिंग। क्या आ जाएगा, सिमरिंग आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो जो सिमरिंग होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, धीमी आंच में करते हैं सिमरिंग को हमेशा हम। और जो खदकना बोलते हैं इसको हम, सिमरिंग को क्या बोलते हैं, खदकने के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका सिमरिंग का प्रोसेस है ना, ये आपके बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा नीचे से होता है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे, यह पकाने का पारिस्थितिकी प्रेमी प्रकार है यानी कि डैश इज इको फ्रेंडली मेथड ऑफ कुकिंग। तो आपको ये बताना है कुकिंग का इको फ्रेंडली मेथड कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका माइक्रोवेव में पकाना यानी कि माइक्रोवेव कुकिंग। सेकंड ऑप्शन है आपका तलना यानी कि फ्राइंग। थर्ड ऑप्शन है आपका सौर शक्ति से पकाना यानी कि सोलर कुकिंग। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका प्रेशर में पकाना यानी कि प्रेशर कुकिंग। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो आपका हो जाएगा सौर शक्ति से पकाना यानी कि सोलर कुकिंग। तो ये कैसा है आपका एक इको फ्रेंडली मेथड के अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन ने पूछा आपसे, पौष्टिक मूल्यों को बढ़ाने का तरीका है यानी कि द मेथड इज इनहेंसिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू, यानी कि आपको ये बताना है कि न्यूट्रिटिव वैल्यू को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन दिए हुआ है, फर्स्ट है आपका अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन के माध्यम से। सेकंड ऑप्शन है आपका किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन के माध्यम से। थर्ड ऑप्शन है आपका पुष्टिकरण यानी कि फोर्टिफिकेशन के माध्यम से। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द एबव यानी कि ऊपरी सभी। तो हम जर्मिनेशन के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, फर्मेंटेशन के द्वारा भी बढ़ा सकते हैं और फोर्टिफिकेशन के द्वारा भी बढ़ा सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन में, मुख्य द्रव्य में यह शामिल नहीं होता है। तो आपको ये बताना है ओरल फ्लूइड डज नॉट इंक्लूड। तो आपके ओरल फ्लूइड में क्या शामिल नहीं होता है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूछा फर्स्ट ऑप्शन है आपका दही का पानी यानी कि वे वाटर। सेकंड ऑप्शन है आपका जौ का पानी यानी कि बार्ले वाटर। थर्ड ऑप्शन है आपका दूध यानी कि मिल्क। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका फलों का रस यानी कि फ्रूट पंच। तो इसमें आपका वे वाटर हो गया, ये तो आपका उसमें ओरल फ्लूइड में शामिल हो जाता है, जौ का पानी भी और मिल्क भी शामिल हो जाता है। क्या नहीं शामिल होता है, तो इसमें आपका फ्रूट पंच यानी कि फलों का रस शामिल नहीं होता है, किसमें, ओरल फ्लूइड में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ आपसे, यह नाइसिन के पूर्वगामी के रूप में कार्य करता है यानी कि एक्ट एज ए
प्रीकर्सर ऑफ नाइसिन? ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्रिप्टोफैन, सेकंड ऑप्शन है लाइसिन, थर्ड ऑप्शन है आपका हिस्टाडाइन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका वेलाइन। तो किसके, नाइसिन के प्रिक्सर के रूप में कार्य करता है? तो जो नाइसिन के प्रिक्सर के रूप में कार्य करता है वो कार्य करता है आपका ट्रिप्टोफैन। क्या कार्य करता है? ट्रिप्टोफैन। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको बता देती हूँ मैं, जो प्रिक्सर होता है ना, प्रिक्सर की वजह से क्या होता है, कोई अन्य पोषक तत्व जो होता है वो निर्मित नहीं हो पाता बॉडी में, ठीक है। तो जितना आपको ट्रिप्टोफैन खाना चाहिए उतना ही आपको नाइसिन भी लेना चाहिए, यानी कि अगर आप ट्रिप्टोफैन अच्छी मात्रा में ले रहे हैं तो आपका नाइसिन भी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं। प्रिक्सर आपका क्या होता है, जिसकी वजह से कोई अन्य पोषक तत्व निर्मित होता है, ठीक है। क्या है? प्रिक्सर आपका वो होता है जिसकी वजह से कोई अन्य पोषक तत्व आपकी बॉडी में निर्मित हो जाता है। जैसे अगर आप ट्रिप्टोफैन को अपनी बॉडी में अच्छी मात्रा से लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, नियासिन भी आपकी बॉडी में जनरेट हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा बड़ा है, तो पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन में, मानव के जीवन काल में आने वाले परिवर्तन और स्थिरता की प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन ही मानव विकास है। ये एक डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन किसने दी है, आपको ये बताना है। तो डेफिनेशन है आपकी, ह्यूमन डेवलपमेंट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ चेंज एंड स्टेबिलिटी थ्रू आउट द ह्यूमन लाइफ स्पैन। तो ये डेफिनेशन आपके किसके द्वारा दी गई है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका निकोलन डॉर्सी, सेकंड ऑप्शन है आपका लॉरा इबर्ग, थर्ड ऑप्शन है आपका पॉपलिया एंड ऑर्ट्स एंड लास्ट ऑप्शन है आपका हर्लॉक। तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन आपकी दी गई है पॉपलिया एंड ऑर्ट्स के द्वारा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ये आपको बस याद करने होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ आपसे, बालकपन की अवधि होती है, यानी कि द पीरियड ऑफ इन्फेंसी स्टेज फ्रॉम। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1 हफ्ते से 1 वर्ष तक, यानी कि 1 वीक टू 1 ईयर। सेकेंड ऑप्शन है आपका 2 हफ्ते से 2 वर्ष तक, यानी कि 2 वीक टू 2 ईयर्स। थर्ड ऑप्शन है आपका 1 हफ्ते से 6 महीने तक, यानी कि 1 वीक टू 6 मंथ। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 2 वर्ष से 3 वर्ष तक, यानी कि 2 ईयर्स टू 3 ईयर्स। तो जो आपका इन्फेंसी की स्टेज होती है ना, इन्फेंसी की स्टेज होती है आपके 2 वीक से लेकर 2 ईयर्स तक। कब तक? 2 वीक से लेकर 2 ईयर, यानी कि 2 हफ्ते से लेकर 2 वर्ष तक की। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछा है आपसे, मोटर नियंत्रण यह सर के क्षेत्र से पांव के क्षेत्र तक अग्रसर होता है, यानी कि जो मोटर कंट्रोल है, मोटर कंट्रोल प्रोसीड फ्रॉम हेड रीजन टू लेग रीजन। किसमें? मोटर कंट्रोल में पूछ रहा है, मोटर नियंत्रण में। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेफेलोकॉर्डियल नियम, सेकंड ऑप्शन है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल लॉ एंड थर्ड ऑप्शन है आपका डेवलपमेंट नियम, यानी कि डेवलपमेंट लॉ एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो जो आपका कहाँ से होता है, हेड से लेकर लेग तक होता है, वो क्या हो जाता है, वो कहलाता है आपका सेफेलोकॉर्डियल नियम। कहाँ से? आपके हेड से लेकर लेग तक होता है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, जो हेड, यानी कि हेड मतलब क्या होता है, सिर, सिर है, सिर से पैर तक हो तो सांस से सिर, सांस से सेफेलोकॉर्डियल नियम, ये आपके ट्रिक हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो आपके प्रेक्सोमोडिस्टल होता है, ये आपका अंदर से बाहर की तरफ होता है। कहाँ से? अंदर से बाहर की तरफ होता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, रजस्राव का रुकना यह गर्भावस्था का पहला संकेत है, यानी कि स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका मेनार्के, सेकंड ऑप्शन है गर्भपात, थर्ड ऑप्शन है आपका थकान यानी कि फटिक एंड लास्ट ऑप्शन है आपका अनार्तव। क्या? लास्ट ऑप्शन है आपका अनार्तव, यानी कि अनार्तव ही दिया है इंग्लिश में भी आपके, ठीक है। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका एनार्तव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमिनोरिया दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका एमिनोरिया राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एमिनोरिया होता क्या है?
जब किसी के मंथली पीरियड्स जो होते हैं ना एब्सेंट हो जाते हैं, जिससे ये सिम्टम्स होते हैं एक तरह के किसके, प्रेगनेंसी के। यानी कि क्या होता है आपके एमिनेरिया में कि जब किसी के मंथली पीरियड एब्सेंट हो जाते हैं, वही एनीमेरिया की कंडीशन यानी कि अनार्थव की कंडीशन कहलाती है। मेनार्के क्या होता है आपका, फर्स्ट पीरियड होता है आपका मेनार्के। मिसकैरेज यानी गर्भपात आप लोग जानते हो, थकान भी आप लोग जानते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्थी अवधि को डैश अवधि भी कहा जाता है, यानी कि गर्भावस्थी अवधि को हम और किस अवधि के नाम से जानते हैं, ये बताना है आपको। यानी कि द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नॉन एज पीरियड। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका हार्मोनल, सेकंड ऑप्शन है आपका संतति यानी कि ऑफ स्प्रिंग्स, सेकंड ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन है गर्भावधि यानी कि गेस्टेशनल, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका परिवर्तन यानी कि वेरिएशनल। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ये हो जाएगा आपका गर्भावधि यानी कि जेस्टेशनल पीरियड। हम गर्भावस्थी अवधि को हम किसको, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम जेस्टेशनल पीरियड के नाम से भी जानते हैं, यानी कि गर्भावधि अवस्था के नाम से हम इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ आपसे अंडाणु की अवधि होती है डैश से डैश तक, यानी कि आपको ये बताना है कि पीरियड ऑफ ओवम लास्ट फॉर्म, यानी कि जो आपका ओवम होता है ना इसका टाइम पीरियड कितना होता है। ऑप्शन दिया हुआ है 0 से 2 हफ्ते, 0 से 4 हफ्ते, 0 से 6 हफ्ते एंड 0 से 8 हफ्ते। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 0 to 2 वीक। क्या हो जाएगा, 0 to 2 वीक, यानी कि 0 से 2 हफ्ते आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इधर आ जाएगा 0 से 2 वीक तक। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का। पूछा हुआ है क्वेश्चन में आपसे, भ्रूण एक सफेद चिकने तेल में परत से ढका, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ढका। ठीक है, ढका रहता है, ढका हुआ होता है जिसे कहते हैं, यानी कि द फीटस इज कवर्ड विद ए वाइट ऑयली ग्रीसी लेयर कॉल्ड एज। ऑप्शन दिए हुए इसको हम क्या कहते हैं ये बताना है आपको। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका लैंगो यानी कि गरम लोम जिसको हम बोलते हैं, सेकंड ऑप्शन है आपका वर्नियस, थर्ड ऑप्शन है आपका फॉन्टेलियस एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ऑब्लिक्यू। तो जो आपका फीटस होता है वो कवर्ड होता है किससे, वाइट ऑयली ग्रीसी लेयर से, यानी कि सफेद चिकने तेल में परत से। इसको हम बोलते हैं वर्निक्स कॉसिएसा। क्या, वर्निक्स कॉसिएसा बोलते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं एंड होती है। हमने डीएसएसबी 2014 का अपना आधा पेपर सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि इसके हम 50 क्वेश्चन अपने सॉल्व कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम 2014 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम अपना 2018 का करेंगे, इसके बाद हम 2021, फिर लास्ट में हमारा बचेगा 2023। तो इसी तरह धीरे धीरे हम अपने सारे पेपर कवर कर लेंगे। जैसा कि आप सबको पता है आपका एग्जाम कब है, 26 अक्टूबर को आपका डीएसएसपी का एग्जाम है, और कुछ लोगों का 4 नवंबर को भी है। एडमिट कार्ड आ चुके हैं आपके, जिसने भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया हो वो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और डीएसएसबी में आपके नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, और इसमें क्वेश्चन आपके सेक्शन वाइज ही खुलते हैं। तो आप लोग इसमें टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन गलत ना हो ऐसे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और अगर आप लोग क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की नोटिफिकेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।